हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, नीट 2026 के लिए 50 डेज क्रैश कोर्स में ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे लास्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। बहुत सारे यहाँ पर हार्मोन्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में ये हमारे पास टॉपिक है। तो सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि बॉडी की हर सेल तक जो न्यूरॉन या नर्व सेल हैं वो इनर्वेट नहीं कर पाती, पहुंच नहीं पाती। तो कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिससे हम उन सेल को कंट्रोल कर सकें। तो उसके लिए फिर हार्मोन बनाए गए। न्यूरल सिस्टम का जो रेगुलेशन है, कोऑर्डिनेशन और फास्ट है लेकिन शॉर्ट लिव है। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन के द्वारा काम करते हैं और ये जो रेगुलेशन है, कोऑर्डिनेशन है, स्लो है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होता है। पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब है न्यूरल और हार्मोनल सिस्टम, ये मिलके हमारी बॉडी के हर एक फंक्शन को कोऑर्डिनेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है और इनके सिक्रीशन को हार्मोन्स का नाम दिया जाता है। हार्मोन की दो डेफिनेशन सिलेबस में है, एक क्लासिकल डेफिनेशन है और एक करंट साइंटिफिक डेफिनेशन है। क्लासिकल डेफिनेशन हार्मोन की है कि हार्मोन इज अ केमिकल produced by endocrine gland released into blood and transported to distantly located target organ. करंट साइंटिफिक डेफिनेशन की अगर बात करें तो हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, act as intercellular messenger and produced in trace amount, नैनोग्राम पर ml में सिक्रीट होते हैं। 18 से इसको आप याद कर सकते हैं। ट्रेस अमाउंट में इंटरसेलुलर मैसेंजर है और नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर ये हमें 10 एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़नी है, जिसमें से 9 और 10 जो है बेटा ये गोनैड हो जाएंगे। जो शुरुआत की 8 ग्लैंड हो वो मेल फीमेल दोनों में है। 9 नंबर मेल में केवल और ओवरीज केवल फीमेल में। नॉन एंडोक्राइन ऑर्गन भी कई सारे, हार्ट, किडनी, जीआईटी, लिवर, ये भी हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। तो पहले हाइपोथैलेमस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाइपोथैलेमस को आप जानते हैं, दिस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफेलोन। हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे होता तो बेसल पार्ट होता है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस को मिला के डायंसेफेलोन कहते हैं। तो डायंसेफेलोन जो फोर ब्रेन का एक पार्ट है। फोर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एक लार्जेस्ट पार्ट होता सेरिब्रम। हाइपोथैलेमस में न्यूरो सेक्रेटरी सेल होती है जिन्हें न्यूक्लियाई कहते हैं और इन्हीं सेल से हार्मोन को प्रोड्यूस किया जाता है। इन हार्मोन को हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहते हैं। पिछले टर्न पे भी हमने बात की थी। हाइपोथैलेमिक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन का प्रोडक्शन है उसे नियंत्रित करते हैं। हाइपोथैलेमिक हार्मोन 2 तरीके के होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन के सिंथेसिस और सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं, जब इनहिबिटिंग हार्मोन इनहिबिट करते हैं सिक्रीशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। रिलीजिंग हार्मोन में एग्जांपल है जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि ऑलरेडी आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। जीएनआरएच हाइपोथैलेमस से निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है और वहां से गोनेडोट्रोपिन्स एलएच और एफएसएच को रिलीज कराता है। आगे कहानी आप जानते हैं। एलएच एक्ट ऑन द लेडिंग सेल एंड एफएसएच एक्ट ऑन द सर्टोली सेल। इनहिबिटिंग हार्मोन में सोमैटोस्टैटिन एग्जाम्पल है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं एनाटॉमिकली, एक एडिनो हाइपोफाइसिस, दूसरा न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस के फर्दर 2 पार्ट हैं, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस को एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, पार्स इंटरमीडिया को इंटरमीडिएट लोब कहते हैं। ह्यूमन के केस में पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट मर्ज होते हैं, जुड़े होते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस को पार्स नर्वोसा या पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहा जाता है। यहाँ डायग्राम आपको दिखाया गया है ना, ये आप देख सकते हैं कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड में इंटीरियर हो गई, ये पोस्टीरियर हो गई और बीच में पार्स इंटरमीडिया आपको दिखाई दे रहा है। हाइपोथैलेमिक जो न्यूरॉन होते हैं, आप देखो हाइपोथैलेमिक जो न्यूरॉन होते हैं बेटा, ये न्यूरॉन हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं और कुछ न्यूरॉन के एक्सॉन इतने लंबे होते हैं कि वो आप देख सकते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक चले जाते हैं। अब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड स्टॉक के द्वारा एक दूसरे जुड़े होते हैं।
हाइपोथैलेमस में जो जीएनआरएच और सोमेटोस्टैटिन बन रहे हैं वो एक्सॉन टर्मिनल से रिलीज होते हैं और फिर ये हाइपोफाइसल पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा एंटीरियर पिट्यूटरी तक जाते हैं। लेकिन जो एडीएच और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन बनाता है और उसके बाद ये एक्सॉन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हुए पहुंचते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन और एडीएच को स्टोर करती है और जरूरत पड़ने पर रिलीज करती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसी भी हार्मोन को बनाती नहीं है और इसलिए इसे ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कहा जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा हार्मोन को रिसीव करती है, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्टली हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होती है। Posterior pituitary is under direct neural regulation of the hypothalamus. पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस स्टॉक के द्वारा अटैच है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक बोनी कैविटी के अंदर लोकेटेड, जिसे सेला टर्सिका कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पिट्यूटरी ग्लैंड में वही दो पार्ट आपको दिखाए गए हैं, एडिनो एंड न्यूरो। एडिनो हाइपोफाइसिस में पार्स डिस्टेलिस से 6 हार्मोन निकलते हैं, पार्स इंटरमीडिया से 1 हार्मोन एमएसएच, और पार्स नर्वोसा या पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन को रिलीज करती, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, एंड दीज हार्मोन आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस। तो यानी पिट्यूटरी से आप देखें तो 9 हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, समरी में एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। In human, pars intermedia is almost merged with pars distalis. Pituitary hormone regulate the growth and development of somatic tissues and peripheral endocrine gland. ये समरी में पॉइंट दिया गया। तो एंटीरियर पिट्यूटरी या पास डिस्टेलिस से 6 हार्मोन निकलते हैं, ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच, एसीटीएच, प्रोलैक्टिन, एलएच एंड एफएसएच। एलएच और एफएसएच को मिला के गोनाडोट्रोफिन्स कहा जाता है। अब ग्रोथ हार्मोन का अगर हाइपो सिक्रीशन हो गया, कम सिक्रीट हुआ, तो डॉर्फिज्म नाम की बीमारी होगी जिसमें बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ होगी। अगर हाइपर सिक्रीशन मतलब ज्यादा सिक्रीट हो गया ग्रोथ हार्मोन, तो इससे जाइगेंटिज्म नाम की और एक्रोमेगैली नाम जैसी बीमारियां हो जाएंगी। एक्रोमेगैली में क्या होता है? एक्रोमेगैली स्पेशली मिडिल एज में होता है, यानी 40 से 60 साल की उम्र में। सीवियर डिसफिगरमेंट हो जाता है, मतलब बॉडी का शेप गड़बड़ होता है, खासतौर से फेस का। बीमारी की पहचान करना बहुत मुश्किल है, इसके जो कॉम्प्लिकेशन है बहुत ज़्यादा सीरियस है, और अगर सही से इलाज नहीं हुआ तो अकाल मृत्यु हो सकती, प्री मैच्योर डेथ। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच ये पिट्यूटरी से निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, थायराइड ग्लैंड पैक करता है और थायराइड ग्लैंड से हार्मोन के सिंथेसिस और सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, जैसे थायरोक्सिन हार्मोन के सिक्रीशन और सिंथेसिस को। तीसरा हार्मोन एसीटीएच, एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये एडिनल कॉर्टेक्स पर एक्ट करता है और वहां से जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं उनकी सिंथेसिस और सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल है। प्रोलैक्टिन हार्मोन केवल फीमेल में एक्टिव होता है, ये मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। वेल डेवलप मेमोरी ग्लैंड को फीमेल में ब्रेस्ट कहते हैं, और ये मिल्क फॉर्मेशन कराता है मेमोरी ग्लैंड में। मिल्क फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है ये। एलएच और एफएसएच जो होते हैं गोनेडल एक्टिविटी को एक्टिवेट करते हैं और इसीलिए इन्हें गोनेडोट्रोपिन्स कहा जाता है। गोनेड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, मेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो एलएच है बेटा, ये लेडिक सेल पे एक्ट करता है और लेडिक सेल से एंड्रोजन्स की सिंथेसिस और सिक्रीशन को रेगुलेट करने का काम करता है। और सबसे जो कॉमन एंड्रोजन है बेटा वो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। फीमेल में जो एलएच है फुल्ली मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल पैक करता है और इससे जो ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर करती है ओवुलेशन हो जाता है। तो ओवुलेशन एलएच सर्ज की वजह से होता है। इन फीमेल एलएच इंड्यूसेस ओवुलेशन एंड मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। एफएसएच इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेल में एफएसएच एंड्रोजन के साथ मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है, यानी स्पर्म फॉर्मेशन को। फीमेल में एफएसएच हार्मोन ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है ओवरी में। पार्स इंटरमीडिया से 1 हार्मोन निकलता है, दैट इज एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेलानोसाइट पैक करता है। मेलानोसाइट मेलानिन कंटेनिंग सेल हमारी स्किन की हैं और ये जो मेलानोसाइट पैक करता है और इसके द्वारा ये स्किन के पिगमेंटेशन को, कलर को नियंत्रित करता है। पार्स नर्वोसा या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं,
एक है ऑक्सीटोसिन और दूसरा वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को एडीएच भी कहते हैं। ये हार्मोन एक्चुअली सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस से, इनको स्टोर और रिलीज किया जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल पे एक्ट करता है और इनमें कॉन्ट्रैक्शन कराता है, और इसका एक इंपॉर्टेंट रोल आप पढ़ते हैं जब बच्चे का जन्म होता है, पार्टुरेशन के समय ये विगरस कॉन्ट्रैक्शन कराता है। यूट्रस की मायोमेट्री में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी आप, और इसलिए इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। फीमेल में ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन भी कराता है और इसीलिए इसे मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स और मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स दोनों ऑक्सीटोसिन कंट्रोल कर रहा है। वैसोप्रेशन ये भी आप पढ़ चुके हैं, एडीएच हार्मोन डीसीटी ऑफ किडनी पर एक्ट करता है और वहां से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराता है बेटा, है ना। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराता है वाटर का, और इस तरीके से डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है और इसीलिए इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। अगर डायूरेसिस की बात करें तो लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, और अगर एडीएच की कमी हो जाए, एडीएच की सिंथेसिस या रिलीज में कोई गड़बड़ी हो जाए तो वाटर का लॉस होगा यूरिन के द्वारा, जिससे डिहाइड्रेशन होगा, एंड दिस डिजीज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलिटस होता है, जबकि एडीएच की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस नाम की बीमारी हो रही है। तीसरी ग्लैंड है पीनियल। पीनियल ग्लैंड लोकेटेड ऑन डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन, और यहां से मेलेटोनिन नाम का हार्मोन निकलता है। मेलेटोनिन का काम है डायनल रिदम यानी 24 आवर रिदम को मेंटेन करना, डिफेंस कैपेबिलिटी बीमारियों से लड़ने की क्षमता, पिगमेंटेशन को कंट्रोल करना, मेटाबॉलिज्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, स्लीप वेक साइकिल, सोने जगने की जो साइकिल है, डीपीएमटी से आप इसे याद कर सकते हैं। डिफेंस हो गया, डायनल रिदम हो गया, पिगमेंटेशन हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, मेटाबॉलिज्म हो गया, टेम्परेचर हो गया, है ना, स्लीप वेक साइकिल हो गई। थायराइड ग्लैंड चौथी ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो एक थायराइड ग्लैंड होती है, और थायराइड ग्लैंड के दो लोब होते हैं जो कि ट्रेकिया के दोनों तरफ होते हैं, और दोनों लोब कनेक्टेड होते हैं इस्थमस के द्वारा, जो कि कनेक्टिव टिश्यू का एक फ्लैप होता है। अब थायराइड ग्लैंड के अंदर अगर हम चलते हैं तो इसके अंदर पाई जाती है थायराइड फॉलिकल, और बाकी थायराइड फॉलिकल के बाहर का जो पार्ट है उसे स्ट्रोमल टिश्यू कहते हैं। थायराइड फॉलिकल के अंदर फॉलिकुलर सेल होती हैं और अंदर फॉलिकुलर कैविटी होती है। जो फॉलिकुलर सेल होती हैं यही थायराइड हार्मोन को सिंथेसाइज करती हैं। T3 एंड T4 दो हार्मोन हैं। T3 इज द ट्राईआयोडोथायरोनिन एंड T4 इज द टेट्राआयोडोथायरोनिन या थायरॉक्सिन कहा जाता है। आयोडीन थायराइड हार्मोन की नॉर्मल जो सिंथेसिस है उसके लिए जरूरी होता है, इसीलिए खाने में हम लोग आयोडीन लेते हैं नमक के साथ में, है ना। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, अगर आयोडीन की कमी खाने में तो इससे हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, जिससे थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं सिंपल ग्वाइटर, घेंगा नाम आपने सुना होगा। अब बीमारी होती नहीं, क्योंकि अब ऑलरेडी जो नमक आप खाते हो उसमें आयोडीन मिला के दिया जाता है, गवर्नमेंट की रूलिंग है वो। प्रेगनेंसी के दौरान अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया तो फिर बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो गड़बड़ हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा, बच्चे की ग्रोथ स्टंटेड यानी रुक जाएगी ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म में मेंटल रिटार्डेशन होगा, लो आईक्यू होगा बच्चे का, एबनॉर्मल स्किन, और बच्चा गूंगा बहरा होगा, डीप म्यूटिज्म। एडल्ट वुमेन में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इर्रेगुलर हो जाएगी। थायराइड ग्लैंड का अगर कैंसर हो गया या नोड्यूल बन गया तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा, और हाइपरथायरॉयडिज्म का एक केस है एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर या ग्रेव्स डिजीज। एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है, थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट होता है, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, बीएमआर बढ़ जाता है और वेट लॉस हो जाता है। वेट लॉस एड्स में होता है और ग्रेव्स डिजीज में होता है। थायराइड हार्मोन करते क्या, बीएमआर रेगुलेट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट की मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं, आरबीसी फॉर्मेशन, इरिथ्रोपोइसिस को सपोर्ट करते हैं, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी मेंटेन करते हैं। थायराइड ग्लैंड से एक और हार्मोन निकलता, थायरोकैल्सिटोनिन TCT। ये प्रोटीन हार्मोन है जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता बाय डिक्रीजिंग इट। ये ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड 4 होती हैं, और ये थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड में पाई जाती। एक लोब में 2 होती तो 2 लोब में 4 ग्लैंड हो गई। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट ऑन बैक या डॉर्सल साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसे PTH या पैराथार्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन कहते हैं। ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है। ये ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता बाय इंक्रीजिंग इट। तो PTH इंक्रीज कर रहा है, TCT डिक्रीज कर रहा है, एंटागोनिस्टिक हो जाएंगे, अपोजिट फंक्शन कर रहे हैं।
पीटीएच ब्लड कैल्शियम लेवल को कैसे बढ़ाता है? इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल किडनी से, एंड इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन, डिसोल्यूशन, डीमिनरलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन, यानी ऑस्टियोपोरोसिस का भी एक कारण है, डिक्रीज बोन मास। तो पीटीएच हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। टीसीटी हाइपोकैल्सियमिक हार्मोन है, ब्लड कैल्शियम लेवल को घटाता है। दोनों हार्मोन मिलकर बॉडी में कैल्शियम की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं, कैल्शियम बैलेंस को मेंटेन करते हैं। अगली ग्लैंड है थाइमस। थाइमस एक लोबुलर स्ट्रक्चर, लोब है इसमें, प्रेजेंट इन बिटवीन लंग्स, बिहाइंड द स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन एंड वेंट्रल टू द अरोटा। थाइमस ग्लैंड इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करती है, और आप जानते हैं थाइमस एंड बोन मैरो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। थाइमस से थाइमोसिन्स नाम का हार्मोन निकलता है, पेप्टाइड हार्मोन है, और थाइमोसिन्स टी लिम्फोसाइट के डिफ्रेंसिएशन में रोल प्ले करते हैं, और टी लिम्फोसाइट आप जानते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देती है। इसके अलावा ये बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, और एंटीबॉडी आप जानते हैं एएमआई प्रोवाइड करती है या ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। ओल्ड इंडिविजुअल में थाइमस डीजनरेट हो जाता है, जिससे थाइमोसिन्स का सिक्रीशन डिक्रीज हो जाता है, और इससे ओल्ड पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है वीक हो जाता है। बूढ़े लोगों में जल्दी जल्दी बीमारियां होती हैं। एड्रिनल ग्लैंड एक पेयर होती है, और ये पाई जाती हैं एंटीरियर, पहले दिया गया था, अभी एनसीईआरटी ने कर दिया सुपीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। तो ये आपको ध्यान रखना, सुपीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी दिखाई दे रहा। किडनी के सुपीरियर पार्ट पे एड्रिनल ग्लैंड है, दो किडनी, दो यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड हो जाएंगे। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट है, आउटर को एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर को एड्रिनल मेडुला का नाम दिया जाता है। एडिसन डिजीज की अगर बात करें तो दिस इज ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन, यानी कम सिक्रीशन से हो रहा है फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। और क्या होता है इसमें? ऑल्टर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, एक्यूट वीकनेस एंड फटीग। एड्रिनल मेडुला से दो हार्मोन निकलते हैं, एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन, और दूसरा नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन। दोनों को मिला के कैटेकोलामीन कहा जाता है, और ये दोनों हार्मोन सिनर्जिस्टिक हैं, सेम फंक्शन करते हैं। कैटेकोलामीन्स को इमरजेंसी हार्मोन या हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट कहा जाता है, और ये इमरजेंसी सिचुएशन में सिक्रीट होते हैं या स्ट्रेस के दौरान रिलीज होते हैं, इसलिए इन्हें इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। असर्शन रीजन में पूछ सकता है आपसे। कैटेकोलामीन्स क्या करते हैं? अलर्टनेस को बढ़ाते हैं, प्यूपिलरी डायलेशन को बढ़ाते हैं, पाइलो इरेक्शन, रेजिंग ऑफ एयर, गूज़बम्स, रोंगटे खड़े हो जाना, स्वेटिंग। इसके अलावा हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करते हैं। ये ग्लाइकोजेनोलिसिस करते हैं, यानी ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कराते हैं, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, प्रोटियोलिसिस, प्रोटीन का ब्रेकडाउन, लाइपोलिसिस, लिपिड का ब्रेकडाउन। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलते हैं उन्हें कॉर्टिकॉइड कहते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है बेटा, उसमें 3 जोन पाए जाते हैं। आउटर जोन को जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं, मिडिल वाले को जोना फेसिकुलेटा, और इनर वाले को जोना रेटिकुलरिस कहते हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा से जो हार्मोन निकलते हैं उन्हें मिनरेलो कॉर्टिकॉइड कहते हैं। सबसे कॉमन मिनरेलो कॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन है। जोना फेसिकुलेटा के हार्मोन्स को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। सबसे कॉमन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल है। जोना रेटिकुलरिस के हार्मोन को गोनेडोकॉर्टिकॉइड या सेक्स स्टेरॉइड कहते हैं, और इसका कोई एग्जांपल आपके सिलेबस में नहीं है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। एल्डोस्टेरोन डीसीटी पर एक्ट करता, पढ़ चुके हैं। सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता, और एक बात और लिखी, एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन, ये बात एनसीईआरटी ने यहाँ लिखी। एल्डोस्टेरोन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाता है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड खासतौर से कॉर्टिसोल की बात करें तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ये ग्लूकोज को बनवाता है नॉन कार्बोहाइड्रेट से, लाइपोलिसिस कराता है, प्रोटियोलिसिस कराता है। साथ ही ये सेल को अमीनो एसिड लेने से और यूज करने से मना करता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मेंटेन करता है, किडनी फंक्शन को मेंटेन करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है। इसका मतलब किडनी ट्रांसप्लांटेशन में बढ़िया है ये, या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है कौन? बेसोफिल, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन देता है। स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन, एरिथ्रोपोइसिस में इसका भी रोल है। तीसरा एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड की बात करें बेटा, जो जोना रेटिकुलरिस से निकलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फेशियल, एक्सियल और प्यूबिक हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी।
प्यूबर्टी 13-14 साल पे जब आती है तो उसमें फेशियल हेयर, मेल में दाढ़ी मूछ है ना, एक्सिलरी हेयर जो बगल में हेयर होते हैं, प्यूबिक हेयर जो जेनाइटल रीजन के आसपास होते हैं, उनकी ग्रोथ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड कराते हैं। अब आते हैं गोनेड की बात करते हैं। गोनेड मेल के केस में टेस्टिस और फीमेल के केस में ओवरी। गोनेड उन्हें कहते हैं जो गैमीट बनाते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो टेस्टिस मेल में पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच में होते हैं जिसे स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक कहा जाता है, ओवल शेप में होते हैं। टेस्टिस का डुअल फंक्शन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं, स्पर्म बनाते हैं, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करते हैं। हार्मोन का प्रोडक्शन होता है यहाँ से, जिन्हें एंड्रोजन कहते हैं, और सबसे कॉमन एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की जो जगह है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरट्यूबुलर स्पेस कहा जाता है। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल होती हैं, और ये लेडिक सेल ही एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन को बनाती हैं। एंड्रोजन के काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है? स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करना, ये सीएनएस पैक करता है, और मेल सेक्सुअल बिहेवियर इन लिबिडो को कंट्रोल करता है। मस्कुलर ग्रोथ मेल में कराता है, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर, नॉट प्यूबिक हेयर। एनाबोलिक इफेक्ट, यानी ये सिंथेटिक इफेक्ट शो करता है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे। एग्रेसिवनेस, गुस्सैल प्रवृत्ति इसकी वजह से। मेल में लो पिच ऑफ वॉइस, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी है। ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जैसे डक्ट और ग्लैंड हो गए, एपिडिडिमिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट, सेमाइनल वेसिकल। फीमेल के केस में जो ओवरी है पेयर्ड स्ट्रक्चर, ओवरीज लोअर एब्डोमेन में सिचुएटेड है, यानी जो पेल्विक रीजन वहां पर पाया जाता है। ओवरी का भी डुअल फंक्शन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओजेनेसिस के द्वारा एक वोम प्रोड्यूस करती हैं एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, और एंडोक्राइन ग्लैंड भी यहाँ से 2 हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, स्टेरॉइड, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। यहाँ पर ओवेरियन फॉलिकल होती हैं और स्ट्रोमल टिश्यू होता है ओवरी के अंदर, है ना। अब जो ओवेरियन फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी, ने ग्रोविंग या डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल कहते हैं। ग्रोविंग फॉलिकल एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। टर्सरी फॉलिकल के बाद मैच्योर या ग्रेफिन फॉलिकल बनती है, और जब ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर करती है तो ओवुलेशन हो जाता है, ओम निकल जाता है, तो बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम मेनली प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। काम देख लेते हैं। एस्ट्रोजन फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को मेंटेन करता है। हाई पिच ऑफ वॉइस फीमेल में एस्ट्रोजन की वजह से है, ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का आधार भी है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ग्रोथ ऑफ ग्रोविंग ओवेरियन फॉलिकल एंड मेमरी ग्लैंड डेवलपमेंट। मेमरी ग्लैंड डेवलपमेंट में एस्ट्रोजन का रोल। फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है और इसलिए इसे कॉमनली प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। प्रोजेस्टेरोन मेमरी ग्लैंड पर एक्ट करता है और एल्वेलाई का फॉर्मेशन कराता है। एल्वेलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो मिल्क को स्टोर करती हैं। इसके अलावा मिल्क सिक्रीशन कराता है, ये मिल्क फॉर्मेशन, प्रोलैक्टिन, मिल्क सिक्रीशन, प्रोजेस्टेरोन एंड मिल्क इजेक्शन, ऑक्सीटोसिन। अब आते हैं हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआईटी। नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो हार्ट, किडनी एंड जीआईटी, नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड कैन आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन। हार्ट की बात करें तो एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट से एएनएफ नाम का हार्मोन निकलता है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है या ब्लड का फ्लो बढ़ता है हार्ट से तो एनएफ रिलीज होता है जो कि वैसो डायलेशन कराता है, पढ़ा हमने किडनी फंक्शन में। तो वैसो डायलेशन से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। किडनी में जेजीए होता है जिसकी जेजी सेल रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन को निकालते हैं। रेनिन ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, एरिथ्रोपोइटिन एरिथ्रोपोइसिस कराता है, आरबीसी फॉर्मेशन। जीआईटी के 4 पेप्टाइड हार्मोन सिलेबस में, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक ग्लैंड पर एक्ट करता है और यहां से गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में, यहाँ से ये एचसीएल और पेप्सिनोजन को सिक्रीट कराता है और ये आप जानते हैं डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। सेक्रेटिन एक्सोक्राइन पेनक्रियास पे एक्ट करता है और वहाँ से वाटर और बाइकार्बोनेट आयन को रिलीज कराता है। कोलिसिस्टोकाइनिन सीसीके एक्सोक्राइन पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर पे एक्ट करता है। एक्सोक्राइन पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक एंजाइम निकलवाता है और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस। वाटर, बाइकार्बोनेट और पेनक्रियाटिक एंजाइम मिलकर पेनक्रियाटिक जूस रिलीज बनाते हैं। और आप देखो पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज कराने में सेक्रेटिन और सीसी के दोनों का रोल है। जीआईपीस गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये नाम ही बता रहा है इनहिबिटरी, मतलब ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी को।
यानी आप कह सकते हैं कि गैस्ट्रिन और जीआईपी एंटागोनिस्टिक हैं, क्योंकि गैस्ट्रिन जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से हार्मोन को सिक्रीट, एंजाइम को सिक्रीट कराता है, जबकि ये इनहिबिट कर रहा है यहाँ पर। नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज से जो हार्मोन निकलते हैं उन्हें ग्रोथ फैक्टर कहते हैं, और ये नॉर्मल ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं, रिपेयर एंड रीजनरेशन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, तो उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। हार्मोन का नेचर 4 तरह में कुछ भी हो सकता है। ज्यादातर हार्मोन प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड होते हैं। हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी में जितने, हाइपोथैलेमस में आपने 4 हार्मोन पढ़े, पिट्यूटरी में 9, यानी टोटल 11 हार्मोन हो गए यहाँ पर। और 11 हार्मोन सबके सब प्रोटीन है। इसके अलावा टीसीटी, पीटीएच, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, थाइमोसिन, रेनिन, एरिथ्रोपोएटिन, एएनएफ, हार्मोन ऑफ जीआईटी, ज्यादातर प्रोटीन है। तो ज्यादातर वाले मत याद करो, कम वाले याद करो। स्टेरॉयडल हार्मोन, एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन। गोनाइड के हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या एस्ट्राडायोल, E2। आइडोथायरोनिन में थायराइड हार्मोन T3 एंड T4। अमीनो एसिड डेरिवेटिव में एड्रेनल मेडुला के हार्मोन जैसे एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन एंड मेलाटोनिन हार्मोन। अब मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात करें तो हार्मोन रिसेप्टर जो होते हैं, हार्मोन रिसेप्टर के साथ हार्मोन बाइंड करते हैं, और हार्मोन रिसेप्टर जो होते हैं वो स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, यानी एक पर्टिकुलर रिसेप्टर एक पर्टिकुलर हार्मोन से ही बाइंड करेगा। और जब हार्मोन रिसेप्टर से जुड़ते हैं तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, HRC, और ये बनना जरूरी है। हार्मोन रिसेप्टर प्रोटीन के बने होते हैं। रिसेप्टर प्रोटीन ही होता है, चाहे वो टेस्ट रिसेप्टर हो, स्मेल रिसेप्टर हो, हार्मोन रिसेप्टर हो। अब ये रिसेप्टर 2 तरीके के, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, और ये प्रोटीन हार्मोन के लिए होते हैं। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो थायराइड हार्मोन हो गए, स्टेरॉयड हार्मोन, उनके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर 2 तरीके के, न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के अंदर, और साइटोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म में हो जाएगा। इसमें स्टेरॉयड और आइडोथायरोनिन आ जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोटीन हार्मोन, तो प्रोटीन हार्मोन जैसे हमने एक FSH ले लिया, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है, पिट्यूटरी के हार्मोन प्रोटीन नेचर के। तो आप देखो प्रोटीन हार्मोन, तो इसका रिसेप्टर है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। किसकी सेल मेम्ब्रेन? ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन। अब यहां पर हार्मोन जब जुड़ेगा तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन हार्मोन चूंकि अंदर नहीं आ पा रहा है तो वो अपना मैसेज सेकंड मैसेंजर के द्वारा जनरेट करेगा, कैल्शियम आयन CAMP, मतलब साइक्लिक AMP एंड इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आएगा, कुछ प्रोटीन रूटीन बनेगी, और फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा जैसे ओवेरियन ग्रोथ। स्टेरॉयड हार्मोन और आइडोथायरोनिन की बात करें तो ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सीधे देखो न्यूक्लियस में पहुंचा, और DNA के साथ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है, और फिर वही बायोकेमिकल रिस्पांस, फिजियोलॉजिकल रिस्पांस जैसे ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ये एस्ट्रोजन, स्टेरॉयड हार्मोन, उसका यूट्राइन सेल मेम्ब्रेन के अंदर रिसेप्टर। यानी जो स्टेरॉयड हार्मोन है जिनका रिसेप्टर इंट्रासेलुलर होगा, वो सेकंड मैसेंजर को जनरेट नहीं करेंगे। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, एक टॉपिक यहाँ पर पैनक्रियाज वाला मिस हो गया, तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। पैनक्रियाज की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो पैनक्रियाज होता है वो मिक्स ग्लैंड है, उसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी और एंडोक्राइन पार्ट भी है। जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो 98 से 99% होता है, और जो एंडोक्राइन पार्ट है वो 1 से 2% होता है। एंडोक्राइन पार्ट को आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। इसमें मेनली 2 तरह के सेल हैं, अल्फा सेल एंड बीटा सेल। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है और बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। जो ग्लूकागॉन हार्मोन है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। इसका जो टारगेट है वो हिपैटोसाइट है, और हिपैटोसाइट के ऊपर एक्ट करके ये वहां पर ग्लाइकोजेनोलिसिस कराता है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कराता है, इससे ग्लूकोज बनता है, और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, और इन दोनों वजहों से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। साथ ही साथ ये सेलुलर ग्लूकोज अपटेक और यूटिलाइजेशन को रोकता है, और ये भी कंट्रीब्यूट करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने में, इसलिए इसे हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं। इंसुलिन का जो टारगेट है वो हिपैटोसाइट और एडिपोसाइट होता है, और ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये टारगेट सेल के अंदर ग्लाइकोजेनेसिस कराता है, मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनवा देता है, और ग्लूकोज जो होता है ब्लड से ले लेता है, इसलिए ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है।
और ये सेलुलर ग्लूकोज अपटेक और यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है। सेल ग्लूकोज को लेके खर्च करना शुरू करते हैं, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, यानी ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। हमारी बॉडी में इंसुलिन और ग्लूकागॉन मिलके ग्लूकोज को होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर इंसुलिन की सिंथेसिस कम हो जाए, है ना, उसमें कोई गड़बड़ी हो जाए या फिर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए, तो उस केस में जो ग्लूकागॉन हो तो अपना काम करेगा, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा देगा। अब इंसुलिन है नहीं, डेफिशिएंसी या रेजिस्टेंस हो गया, तो अब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। इंसुलिन होता तो कम कर देगा, इंसुलिन नहीं है तो उस केस में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो गया। ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो उसका 100% रीअब्जॉर्प्शन किडनी में पीसीटी कर नहीं पाएगा, तो कुछ ग्लूकोज यूरिन के द्वारा बॉडी के बाहर जाना शुरू करेगा, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया। एंड ग्लाइकोसूरिया इज इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलिटस, शुगर की बीमारी हो गई। और ऐसे पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं इंसुलिन थेरेपी के द्वारा। इंसुलिन थेरेपी आप जानते हैं कि उसमें इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, जो कि एली लिली कंपनी के द्वारा 1983 में बनाया गया था ई कोलाई के अंदर। और वहां पर ए और बी चेन के लिए जो डीएनए सीक्वेंसेस थे अलग अलग प्रोड्यूस कराए गए थे, और बाद में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में उनको जोड़ के इंसुलिन बना दिया गया। क्योंकि जो प्रो इंसुलिन है उसको इंसुलिन में कन्वर्ट करना ये बड़ी समस्या बायोटेक में थी, उस समस्या को एली लिली कंपनी ने दूर कर दिया। तो ये आपका चैप्टर हो गया केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये यूनिट यहां पर कंप्लीट हो गई, ह्यूमन फिजियोलॉजी। अगली यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जहां पर एक बड़ा चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अगले टर्न पे हम लोग उसकी बात करेंगे। तो अगर चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।